जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज हम उन शूरवीरों को याद करेंगे जिन्होंने अपने बलिदान से भारत को एक पुनर्जन्म दिया। मैं बात कर रहा हूं कारगिल युद्ध की। और कारगिल युद्ध जीतने के लिए, कारगिल युद्ध में लड़ने के लिए और भारत को एक नई पहचान दिलाने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लद्दाख की पहाड़ियां हैं और कुछ इस प्रकार से कई किलोमीटर ऊंची पहाड़ियां होती हैं लद्दाख में, जहां पर सैनिकों का जीवन बसर बड़े कठिन कंडीशंस में होता है। ऑक्सीजन लेवल की भी कमी होती है और गाड़ी वहां चढ़ नहीं सकती है। मैं बात कर रहा हूं 1999 की। मैं बात कर रहा हूं 1999 की। और 1999 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और फरवरी की ये बात है, फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं पाकिस्तान। और वहाँ पर लाहौर में, जब उस समय के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ जी, तो उस समय पाकिस्तान में एक मोमेंडम साइन होता है कि लाहौर से दिल्ली बस सर्विस चलाई जाए। और ये एक इतनी अच्छी पहल थी कि दो जो दुश्मन देश हैं उनके बीच में एक अच्छा खासा रिश्ता बन सके। अटल बिहारी वाजपेयी की ये बहुत बढ़िया पहल थी। और लाहौर में जाके उन्होंने ये ट्रीटी साइन किया था कि लाहौर से दिल्ली बस चलेगी। और इसके लिए ये खुद ही बस में बैठकर लाहौर तक गए थे, वहां पे ट्रीटी साइन किया और साइन करने के बाद वापस आए। दोनों देश के माहौल बड़े अच्छे चल रहे थे। लेकिन मई में शुरुआत होती है एक ऐसे युद्ध की जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया और एकदम धूल चटाया। और जहां पर वो टॉप में बैठे हुए थे वहां से उखाड़ फेंका उनके पाकिस्तान की तरफ को। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं 1999 में हुए कारगिल युद्ध की। फरवरी में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर जाते हैं और वहाँ पर ट्रीटी साइन करके आते हैं, इसके 3 महीने बाद मई में शुरू हो जाता है कारगिल युद्ध। होता यूं है दोस्तों कि जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी हमारे जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख वाले क्षेत्र और जो वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कब्जा जमा लेते हैं। और वहाँ पर जो स्थानीय चरवाहे होते हैं, तो चरवाहे जब वहाँ पर अपनी भेड़ें याक गाय चराने जाते हैं तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ सेना लगी हुई है और वो सेना जो हमारे इंडियन आर्मी से ताल्लुकात बिल्कुल नहीं रखती। और ऐसे में उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के कमांडर थे, जो वहाँ पे उस समय ड्यूटी में तैनात थे इंडियन आर्मी के कमांडर, वहाँ पर उनको जाके पूरी इन्फॉर्मेशन दिया कि हमने दूर पहाड़ियों में ऊंचाई में कुछ फौजियों को देखा है और हमें नहीं लगता कि वो फौजी हमारे भारत के हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को पता चलते ही तुरंत उस समय के जो कमांडर थे हमारे, जो कारगिल में पोस्टेड थे, उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। और जब उन्होंने वहां पर देखा, तहकीकात किया, तो वाकई में पाकिस्तान की जो आर्मी है वह हमारे कई सारी ऊंची ऊंची चोटियों में कब्जा जमा लिया था। ठीक है, और बात करते हैं कि उन्होंने कब्जा क्यों जमाया था। कब्जा जमाने का सबसे मुख्य कारण मैं एक मैप के माध्यम से आपको बताऊंगा छात्रों। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये तस्वीर है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की और उस समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की। इन दोनों ने एक ट्रीटी साइन किया था कि बस सेवा चलाएंगे लाहौर से लेकर दिल्ली तक, और ये ट्रीटी साइन भी हुई थी सफलतापूर्वक। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, ये है वो टाइगर हिल जहां पर हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने बाद में कब्जा किया, क्योंकि यही टाइगर हिल हमारे भारत की है, हमारे भारत का हिस्सा है। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा और अच्छे से क्लियर देखें तो ये थी वो टाइगर हिल जहां पर इसकी ऊंचाई में पाकिस्तानी सेना ने अपना कब्जा कर लिया था। और बड़ी बहादुरी के साथ हमारे इंडियन आर्मी के जवान वहां पर लड़े और हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने पाकिस्तान की सेना को एलओसी से पीछे किया। और एलओसी से पीछे करने के बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने संपूर्ण रूप से इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा की। लेकिन जानते हैं कि इस युद्ध के पीछे का कारण क्या है। ठीक है, और एलओसी के बारे में जानते हैं कि एलओसी क्या है। ठीक है, तो चलिए इस मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये उस समय का हमारे जम्मू कश्मीर का मैप है। सभी दोस्तों इसको ध्यान से देखें, ये हमारे उस समय जम्मू कश्मीर का मैप है। अभी हमारा जो ऑफिशियल जम्मू कश्मीर है वो ये है। अभी हमारा ऑफिशियल जम्मू कश्मीर है वो ये है।
इतना बड़ा हमारा जम्मू कश्मीर है जिसको अभी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। लेकिन अभी जो हमारे कब्जे में जम्मू कश्मीर है, जो हमारे नियंत्रण में है, ठीक है, वो सिर्फ इतना ही है। ये बाउंड्री अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये बाउंड्री आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पीला पीला पार्ट है, जम्मू कश्मीर का पीला पीला पार्ट है, अभी ऑफिशियली ये हमारे कंट्रोल में है। देखिए ये जो रेड पार्ट है इसको बोलते हैं अक्साई चीन, और यह चीन के कब्जे में है। और ये जो इतना आप हरा हरा देख रहे हैं, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं POK, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। और इसके बाद इसी मैप में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, ठीक है, इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और इसी लाइन ऑफ कंट्रोल के जस्ट बगल में है कारगिल, और कारगिल में यहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पाकिस्तान की ये योजना बहुत पहले से चल रही थी कि LOC और कारगिल के पास युद्ध किया जाए और इंडियन आर्मी का एक संपर्क मार्ग तोड़ा जाए। अब ये संपर्क मार्ग कैसा संपर्क मार्ग? देखिए ये कारगिल है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। आपको बता दें 1947 में जब युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी सेना हमारे जम्मू कश्मीर में अंदर तक, श्रीनगर तक घुस आई थी। और उसके बाद ये मामला गया था यूनाइटेड नेशन में, और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जो सेना जहां खड़ी है, क्योंकि उस समय भी 1947 में युद्ध हुआ था इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के साथ, और ये मामला चला गया था यूनाइटेड नेशन में। और यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि जो सेना जहां पर है वहां पे एक लाइन खींच ले और वहां पे खड़ी हो जाए, और उसके बाद उस लाइन से पीछे हो जाए और अपने अपने देश चली जाए। और जो LOC यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग रहते हैं, हम उनसे जनमत कराएंगे कि आपको किसके साइड जाना है, पाकिस्तान के साइड जाना है या भारतीय सेना या भारत के साइड जाना है। तो जाहिर सी बात है उस समय पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में आक्रमण कर दिया था और यहां पर बड़े कत्लेआम किए थे 1947 समय में। तो उस समय अगर जनमत होता तो POK के लोग भारत में ही होते। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन की ये बात मानने से इनकार कर दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो जब वो पीछे नहीं हटे तो हमारी इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं हटी, और नतीजा यहां पे एक नियंत्रण रेखा बन गई, और इसी रेखा का नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और इस कारगिल से अगर आप और उत्तर की ओर जाओगे तो ये जो क्षेत्र है, यही क्षेत्र आपको बता दें सियाचिन है। यही क्षेत्र क्या है? यही क्षेत्र जो है सियाचिन है, और सियाचिन में हमारी इंडियन आर्मी ड्यूटी देती है। क्यों ड्यूटी देती है? क्योंकि सियाचिन हमारा क्षेत्र है, और एक तरफ देखिए सियाचिन के चाइना है और एक तरफ पाकिस्तान है, और यहाँ पर ये लोग कब्जा ना कर लें, यहाँ पर ये लोग आक्रमण ना कर दें, क्योंकि हमारे भारत का पूरा संपर्क फिर टूट जाएगा और ये लोग जम्मू और कश्मीर में आक्रमण कर सकते हैं, वहाँ पर कब्जा कर सकते हैं। इसीलिए हमारे इंडियन आर्मी को इतनी ऊंचाई पर -50 डिग्री से भी कम तापमान पर ड्यूटी देनी पड़ती है, ताकि चाइना और पाकिस्तान वहां कब्जा ना कर ले। और यहीं से कारगिल से होते हुए लद्दाख में हमारा नेशनल हाईवे 1A जाता है, और इस नेशनल हाईवे से हम अपने लद्दाख, सियाचिन, कारगिल के जवानों को फूड सप्लाई, एमिनिशन सप्लाई और बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई करते हैं। तो पाकिस्तान की ये साजिश थी कि किसी तरीके से इस मार्ग को तोड़ा जाए, और जब इस मार्ग को तोड़ा जाएगा तो सियाचिन का रास्ता भी अपने आप बंद हो जाएगा, और सियाचिन जो हो जाएगा वो कश्मीर पाकिस्तान के कंट्रोल में हो जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सियाचिन जो जहां पर इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ग्लेशियर ही ग्लेशियर है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और इतनी ऊंचाई में है, -50 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर है। पाकिस्तान ने उसको पर्यटन स्थल घोषित किया था कि भैया ये हमारा पर्यटन स्थल है यहां पर, क्योंकि ये हमारा पार्ट था। सन 1984 में हमारी इंडियन आर्मी ने यहाँ पे युद्ध किया और सियाचिन को अपने कब्जे में लिया। और आपको बता दें क्योंकि 1984 में जनरल मुशर्रफ, पाकिस्तान का जनरल मुशर्रफ उस समय पाकिस्तान की आर्मी में मेजर था, और कहीं ना कहीं उसको ये बात चुभ रही थी कि भैया मेरे कब्जे से एक बहुत बड़ा क्षेत्र चला गया, एक बहुत बड़ा शीत क्षेत्र चला गया। और इसी चीज़ का बदला लेने के लिए सियाचिन को फिर से अपने कब्जे में करने के लिए 1999 में कारगिल युद्ध छिड़ा था। यहाँ पर बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी POK से यहाँ
यहाँ पे कब्जा कर लेती है। और आपको बता दें कि जब भी कोई सेना ऊंचाई में पहुंच जाती है तो नीचे जो सेना होती है उसको लड़ने में बड़ी दिक्कत हुई थी। यही कारण है कि कारगिल युद्ध को समाप्त करने में 2.5 महीना लग गया था। यदि हमारी सेना ऊंचाई में होती तो इसको आसानी से हम जीत सकते थे। ठीक है, ये नापाक हरकत पाकिस्तान जैसे देश ही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वास्तविक जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे पास है वो सिर्फ इतना ही है, इतना ही है। एक तरफ अक्साई चीन यानी चाइना ने कब्जा किया है और एक तरफ पाकिस्तान से। तो ये जो पाकिस्तान वाला कब्जा है इसी को हम पीओके बोलते हैं और इसी को हम गिलगिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलगिट। आपने सुना होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम K2 है, K2 यहीं पर है। ठीक है, अभी कब्जे में है, इसीलिए हम अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी अभी मानते हैं कंचनजंगा को। ठीक है, वापस आते हैं अपने टॉपिक में। तो पाकिस्तान की यह साजिश थी कि यहां पर नेशनल हाईवे 1 को तोड़ा जाए और सियाचिन का संपर्क मार्ग और लद्दाख का संपर्क मार्ग तोड़ा जाए कि एक तरफ, फिर तोड़ने से क्या होगा कि एक तरफ चाइना कब्जा कर लेगा और एक तरफ पाकिस्तान। लेकिन इनके नापाक इरादों को हमारे इंडियन आर्मी ने ध्वस्त किया। तो ये थी इनकी साजिश। आगे बढ़ते हैं और इस कहानी को और समझते हैं। जब भी आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगह पे जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है, कई किलोमीटर लंबी पहाड़ियाँ होती हैं। और आपको बता दें कि जब पहाड़ी में जवान इंडियन आर्मी के नीचे थे और पाकिस्तान के जवान ऊपर थे तो ऊपर से लड़ना बड़ा आसान होता है लेकिन नीचे से लड़ना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि वो एक एक पोजीशन जानते हैं और ऊपर से देख सकते हैं कि कौन सा जवान कैसे आ रहा है और बड़ा उसको रिटेलिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर भी हमारे इंडियन आर्मी ने बड़ी शूरता से, बड़ी वीरता से परिचय दिया। ये दोस्तों वो नक्शा है, ये वो जगह है जहाँ पर पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पर कब्जा किया था। देखिए एक से एक चोटी, ये बत्रा टॉप है, बत्रा टॉप जहाँ पर कैप्टन बत्रा ने वीरता के साथ उसको हासिल किया था और यहाँ पर अपना परचम लहराया था। ठीक है, ये राइनो हॉर्न है। ये रही टाइगर हिल जहाँ पर पाकिस्तान के हजारों जवानों ने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद देखिए ये है सैंडो टॉप, ये है मार्बोला टॉप और ये पीटी पॉइंट 5240, ये पॉइंट 5100 और ये टॉबलिंग है। ठीक है, और देखिए पाकिस्तान आर्मी ने इतनी ऊंचाई पर कब्जा कर लिया और हमारे जवान यहां पे नीचे थे। तो ये था वो पूरा इलाका जो पूरे पाकिस्तानियों के कब्जे में था और यहीं पर है LOC। और आपको बता दें यूनाइटेड नेशन के एक आदेश के तहत अगर देखा जाए तो ना तो पाकिस्तानी आर्मी और ना तो इंडियन आर्मी LOC को क्रॉस कर सकती है, पर इन्होंने उसका वायलेशन किया। और देखिए ये वो पहाड़ी थी जहां पर पूरी पाकिस्तान आर्मी ने कब्जा कर लिया था अलग अलग टॉप पर। और यहीं पर आप देखेंगे तो ये है आपको बता दें नेशनल हाईवे 1 जो जोड़ता है कारगिल से लद्दाख को और सियाचिन ग्लेशियर को। ठीक है, और इसी नेशनल हाईवे से लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर तक हमारे जवानों को सप्लाई की जाती है, जैसे खाने की सप्लाई, एमिनेशंस की सप्लाई और भी बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि कोई सैनिक अगर यहाँ पर जाएगा ऊपर में और कोई सैनिक अगर नीचे है तो नीचे वाले सैनिकों को कितनी मशक्कत करनी पड़ सकती है लड़ने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान आर्मी ने जो हमारे इतने सारी चोटियों पर कब्जा कर लिया और वह इस संपर्क मार्ग को तोड़ना चाहते थे ताकि सियाचिन और लद्दाख में कब्जा कर सके। पर आपको बता दें इंडियन आर्मी का साहस देखिए, ये देखने में तो छोटी छोटी पहाड़ी लग रही हैं लेकिन इनकी ऊंचाई जमीन से लगभग 16,000 फीट, 20,000 फीट, 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो यहां पर इन ऊंचाइयों में पैदल जाना और लड़ना और वहां पर फिर अपना कब्जा कायम करना ये इंडियन आर्मी ही कर सकती है। और यही कारण है दोस्तों कि हमारे इंडियन आर्मी की पूरे विश्व में वाहवाही होती है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी अपने जज्बे के लिए जानी जाती है, ना कि अपने एमिनेशंस के लिए। जो हौसला है हमारे इंडियन आर्मी के अंदर, जो जज्बा है हमारे इंडियन आर्मी के अंदर, उसके लिए जानी जाती है। ठीक है,
तो इस चोटियों पर कब्जा किया। ये जैसे यहाँ पर जो चोटी है इसका नाम है बत्रा टॉप, और बत्रा टॉप इसको इस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा जिन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, और इनको ये आदेश दिया गया था कि आप जाइए और इस चोटी को खाली करवाइए और यहाँ से पाकिस्तानियों को भगाइए और यहाँ पर अपना कब्जा कीजिए। कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने बड़े ही साहस के साथ और अपनी टीम की सूझबूझ के साथ यहाँ पर तिरंगा फहराया और इसका नाम पड़ा बत्रा टॉप। और उसके बाद जब उन्होंने इस टॉप को हासिल कर लिया तो उन्होंने अपने कमांडर को फोन किया और कहा कि ये दिल मांगे मोर, ठीक है। और इसके बाद आप एक चोटी यहां पे देख सकते हैं जिसका नाम है टोबलिंग। ये चोटी एकदम खड़ी चोटी थी और इस चोटी के बगल में एकदम खाई जैसी गहराई थी, और यहां पर आपने नाम सुना होगा ऑर्डिनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जो महज उस समय 19 साल के थे, और वह 19 साल का लड़का 17 गोलियां खाने के बावजूद टॉबलिंग पर चढ़े और टॉबलिंग की चोटी पर जितने भी पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था सबको मार गिराया, उनके ऊपर ग्रेनेड फेंका और वहां पर तिरंगा लहराया। इतना साहस तो इंडियन आर्मी के पास ही हो सकता है और इंडियन आर्मी के जवानों और अधिकारियों के पास ही हो सकता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। तो जब पता चला कि नीचे से कठिनाई हो रही है लड़ने में, तो वहां पर उस समय बफोर्स तोप का इस्तेमाल किया गया। ये जो बफोर्स तोप है इसका इतना सटीक डिग्री का प्रयोग किया गया कि इसका एक एक गोला उन्हीं टॉप में जाके गिर रहा था। और आर्टिलरी को भी हम यहां पर सल्यूट करेंगे कि इंडियन आर्मी के साथ आर्टिलरी रेजिमेंट की जो कॉम्बिनेशन बना, इससे भी हम अपना ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल कर पाए। तो जरा देखिए, कुछ इस प्रकार की चोटियां होती हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर हमारे वीर इंडियन आर्मी के जवान ड्यूटी देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठंडियों का मौसम तो उस समय नहीं था जब कारगिल का युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी वहां पर बर्फ थी अच्छी खासी और वहां पर माइनस में टेम्परेचर था क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। चलिए और जरा देख लेते हैं सियाचन ग्लेशियर, जिसको कब्जाने के लिए मुशर्रफ की बहुत पहले से नीति थी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये बेइज्जती फील हो रही थी कि इंडियन आर्मी ने 1984 में जो सियाचन है वह अपने कब्जे में कर लिया। देखिए, सियाचन ग्लेशियर में कुछ इस तरीके से जवानों को रहना पड़ता है और इस तरीके से पूरे बर्फ से ढके हुए पहाड़ रहते हैं। कभी भी भूस्खलन हो सकता है, कभी भी एवलांच आ सकता है। इतनी ऊंचाई में सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये हमारे भारत का क्षेत्र है। यही कारण है कि इंडियन आर्मी को यहां ड्यूटी देनी पड़ती है। और कॉमेडी वाली बात तो यह है कि इन पाकिस्तान वालों ने ऐसी जगह को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया था कि भैया आओ घूमो सियाचन ग्लेशियर। अगर आप ऐसे ही नॉर्मल सियाचन ग्लेशियर गए तो आप ये बात मानिए एक दिन भी वहां टिक नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा सांस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे जवानों को पता चला, उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और अपनी अलग अलग टुकड़ी बनाई और हमें 2 से ढाई महीने लग गया इस कारगिल युद्ध को जीतने में। और उसके बाद जितने भी पाकिस्तान की आर्मी के जवान वहां मारे गए थे, पाकिस्तान ने उनकी कोई खबर नहीं लिया और पाकिस्तान ने उनको डिक्लेयर कर दिया कि भैया ये तो कश्मीरी आतंकवादी हैं। वो तो भला हुआ कि वहां पे उनके दस्तावेज थे, किसी का आईडी कार्ड था, किसी का कोई दस्तावेज था, किसी का पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड कोई कार्ड था, और ये हमने यूनाइटेड नेशन में प्रूव कर दिया कि इंडियन आर्मी ने यह युद्ध जीता है। और यह भी प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी की साजिश थी यह युद्ध करना। और उस समय 1999 के समय में पूरे विश्व को यह पता चल गया कि यह जो साजिश है वह पाकिस्तान की है। और यही कारण था कि इंडियन आर्मी और भारत का कई सारे देशों ने सपोर्ट किया, यहां तक कि अमेरिका ने कथित तौर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया, उन पे दबाव डाला कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इंडियन आर्मी आपको अच्छा खासा जवाब दे सकती है। तो आपको बता दें दोस्तों, उस समय इंडियन आर्मी का प्लान ये था कि पूरी एलओसी को जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भी अब भारत के अंदर लिया जाए और पाकिस्तान के भी कुछ क्षेत्रों को अपने अंदर कब्जा किया जाए। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी नियम और डिसिप्लिन से चलने वाली आर्मी है। जब यूनाइटेड नेशन ने कथित
तौर पे कह रखा था कि कोई भी आर्मी एलओसी पार नहीं करेगी, तो हमने एलओसी पार नहीं किया। जितने भी हमारी चोटियां उनके कब्जे पे थी, लड़के हमने उनसे वापस लिया। इस तरीके से कुछ बफोर्स तोपों का इस्तेमाल किया गया था उस समय। और एक टाइम ऐसा भी था कारगिल के युद्ध में कि 4 घंटा लगातार तोपें चलती रही, बंदूकें चलती रही। कम से कम आप ये मान के चलिए कि दसों हजार से ज़्यादा गोलियां और कम से कम 500 से ज़्यादा गोले छोड़े गए, और वहाँ पर जितने भी उनके बंकर बने थे सबको तोड़ा गया और सबको क्षतिग्रस्त किया गया। तब जाके इतनी मशक्कत के साथ हमें ये युद्ध जीतने को मिली है। ये है देखिए बफोर्स फोर्स, इसकी मारक क्षमता बहुत तगड़ी होती है और 4 घंटे लगातार चली थी, 4 घंटे लगातार चली थी। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स ने भी इस ऑपरेशन में भाग लिया था और इंडियन एयरफोर्स की मदद से इस युद्ध को जीतना और ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि वो ऊपर से जेट उड़ा के ला रहे थे और जहां उनके बंकर बने थे वहीं पर गोला दाग रहे थे। नतीजा हमें इंडियन एयरफोर्स की भी अच्छी खासी मदद मिली और इसको जीतने में हमें काफ़ी मदद मिली। देखिए ये है कैप्टन बत्रा, ये है कैप्टन बत्रा, उस समय लेफ्टिनेंट थे। और फिर जब इनकी बहादुरी और वीरता और शौर्य को देखा गया तो इनके रैंक को प्रमोट किया गया और इन्हें कैप्टन बनाया गया। और इन्होंने ही कहा था कि ये दिल मांगे मोर। इतना साहस हमारे जवानों के अंदर, ये केवल और केवल इंडियन आर्मी में ही हो सकता है। आगे चल के मरणोपरांत परम वीर चक्र से नवाजा गया था हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा जी को। और कैप्टन बत्रा जी पर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम शेर शाह है। आपने अगर देखा होगा, मूवी बनी है शेर शाह। इनकी टुकड़ी का जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन का नाम था शेर शाह, ठीक है। और इन्होंने जो डायलॉग दिया था, ये दिल मांगे मोर, ठीक है। उसके बाद हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं, ये है ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। महज 19 साल के थे जब इन्होंने टॉबलिंग चोटी पर चढ़ाई किया और चढ़ाई करते गए। और जब दुश्मन को पता चला कि एक जवान इंडियन आर्मी का चढ़ाई कर रहा है, 3 गोलियां मारी, इनके पैर में लगी, इनके हाथ में लगी और इनके कंधे में लगी। लेकिन इनके साहस की मैं दाद देता हूं कि इसके बावजूद भी ये ऊपर चढ़े और ग्रेनेड फेंका उनके ऊपर। और ग्रेनेड से जब वो नहस हुए और जब ऊपर गए, झंडा लहराया, तब तक इनको 17 गोलियां लग चुकी थी। और 17 गोलियां लग चुकी थी। देखिए भारत माता का ही कहीं ना कहीं ये आशीर्वाद है कि 17 गोलियां लगने के बावजूद भी ये सरवाइव किए और इनको मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया, जहां पे इनकी जान को बचाया जा सका। और आज भी आप देखेंगे तो 26 जनवरी को कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी को सम्मानित किया जाता है इनकी वीरता के लिए, इनके शौर्य के लिए और अदम्य साहस के लिए। ये कुछ जवान हैं हमारे उस समय के जो वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि 527 जो हमारे जवान थे उनकी शहादत हुई इस ऑपरेशन विजय में। और कथित तौर पर आपको बता दें, पाकिस्तान के 2,500 से 3,000 उनकी आर्मी के जवान मारे गए और बहुत सारे 1600 से 2,000 सिविलियन भी इसमें मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तान छुटपुट की युद्ध जरूर करते रहता है और गलतियां जरूर करते रहता है, लेकिन पाकिस्तान की 1999 के बाद कारगिल जैसा युद्ध करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसने देख लिया कि अब अगर हम इंडियन आर्मी से युद्ध करेंगे तो इंडियन आर्मी हमारा क्या हाल करेगी। तो ये थी दोस्तों कारगिल की युद्ध की कहानी एक शॉर्ट वे में, ठीक है। इसके बाद और भी इस तरह की कहानी लेते आएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।